नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। साथ की बड़ी बात में अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाते हैं टॉप न्यूज। तो पहले देख लेते हैं टॉप न्यूज आज की कौन कौन सी है। इटली दौरे से आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वैश्विक लीडर्स की चर्चा, स्वागत के लिए इटली के लोगों का जताया आभार। सीएम विष्णुदेव साय की विभागीय बैठकों का दौर जारी, आज तीसरे दिन गृह, जेल और पीएचई विभाग की करेंगे समीक्षा, गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, हर पंचायत में बनाई जाएगी गौशाला, दूध खरीदने पर सरकार को देगी बोनस। बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा ने लिया संज्ञान, पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के भरपाई के लिए निर्देश जारी। इधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, ओबीसी के शेष 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, लंबित पदों पर की जा सकती है नियुक्तियां। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और कनाडा के बीच मुकाबला, लगातार चौथी जीत हासिल करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया, कैनेडियन टीम को जीत की तलाश। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर आरएसएस के इंद्रेश ने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न। अब दूसरी खबर यह है कि आरएसएस के इंद्रेश बोले राम की भक्ति करने वाले सत्ता में आए। तीसरी बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। चौथी बड़ी खबर, पीएफ खाते में अब नहीं मिलेगा एडवांस विड्रॉल की सुविधा। पांचवी खबर, भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन, 30 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। छठवीं बड़ी खबर, थोक महंगाई 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर 2.61 पर पहुंची। और सातवीं खबर यह है कि 3 से 4 दिन में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पहुंच सकता है मॉनसून। तो आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी बात है। तो पहली खबर अंतरराष्ट्रीय जगत से, चूंकि इटली में G7 सम्मेलन का समापन हो गया। इटली से भारत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 की बैठक को सकारात्मक बताया। जलवायु संरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया। भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मैं तो आपको बता रहा हूं। मोदी मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। देखिए, द्विपक्षीय वार्ता 2 देशों के साथ हुई है, एक तो इटली और दूसरा जापान, यानी 2 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का मतलब यह हुआ कि एक तरफ इटली के राष्ट्राध्यक्ष और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री रहे होंगे, और दूसरी तरफ आप जापान में भी यही चीज रही होगी कि उनके जो प्रमुख हैं वो रहे होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी तीसरा कोई देश नहीं रहा, और 2 देशों के बीच बातचीत हुई। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बीच मुलाकात हो रही थी। और ये 2 और तस्वीरें हैं, वर्ल्ड लीडर से भी मुलाकात हुई, काफी देर तक बात हुई जो बाइडेन से, और पोप से भी मुलाकात हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि G7 का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले 11 वर्षों से लगातार भारत को बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य, गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, और यह भारत की धमक है। अब प्रादेशिक खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज तीसरे दिन भी समीक्षा बैठक करेंगे। गृह, जेल और पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश देंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे।
चूंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तो विजय शर्मा की है और पीएचई विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अरुण साव की है। 180 दिन हो गए, चूंकि सरकार को बने 180 दिन हो गए छत्तीसगढ़ में। इन 180 दिनों में जो टारगेट दिया गया था वो कहां तक पहुंचा, कितना काम हुआ और आगे का एजेंडा क्या है, इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा होगी, समीक्षा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। सीएम साय शनिवार को गृह, जेल और पीएचई विभाग की बैठक लेंगे, यानी आज मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में मरीजों के हित में बेहतर काम करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में बेहतर एम्बुलेंस व्यवस्था, संस्थागत प्रसव को 100% कराने की बात कही है। सीएम ने प्रत्येक जिला हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही है। नियत निन्नार योजना से संबंधित ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में एंटी वेनम रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभाग मुख्यालय में कम से कम 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस होनी चाहिए। अस्पतालों में न्यू बार्न केयर यूनिटी को बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डायलिसिस की सुविधा का लाभ ब्लॉक मुख्यालयों में भी आरंभ करें। ये सारी बात मुख्यमंत्री ने कही है, लेकिन IBC 24 की नजर होगी कि जो अधिकारी हैं जिसको ये करना है वो कितना काम करते हैं, क्योंकि सीएम ने तो निर्देश दे दिया है। और अब चलते हैं दूसरे सीएम के पास। दूसरा सीएम कौन से हैं यानी मध्य प्रदेश के सीएम। वहां पर उन्होंने क्या किया है वो बता देते हैं। आज उनका दौरा कौन कौन सा है पहले ये जान लेते हैं। आज वो अपने सबसे पहले गृह जनपद जाएंगे उज्जैन, फिर उसके बाद ग्वालियर, इंदौर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे उज्जैन के लिए रवाना होंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे सीएम। पुलिस लाइन के तालाब गहरीकरण कार्य में भी उन्हें शामिल होना है। रामघाट पर सुबह 9 बजे शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे। पुलिस कंट्रोल रूम के पास इंडियन कॉफी हाउस की शुरुआत करेंगे। भैरवगढ़ स्थित खुली जेल का भी उद्घाटन करेंगे और अपने आप में यह आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा कि खुली जेल क्या है। अकाना क्लोज डक्ट परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ अन्य विभागों के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करना है। दोपहर 3:25 पर उज्जैन से ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम जो है वो हमने आपको बता दिया। देखिए, आपको इसलिए पता होना चाहिए और इसके साथ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है। मैंने कहा कि इसलिए पता होना चाहिए कि ये आपके प्रदेश के मुखिया हैं और कर क्या रहे हैं ये आपकी जानकारी में रहना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का क्या क्या कार्यक्रम है ये हम आपको बताते हैं। खबर बैतूल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं उन स्थानों का विकास करेंगे। हर पंचायतों में गौशाला बनाई जाएगी। दूध खरीदने पर सरकार बोनस देगी। ये अपने आप में नई बात है कि दूध खरीदने पर सरकार बोनस देगी। तो कल सीएम ने ये बैतूल में बात कही। हर पंचायतों में गौशाला होगी। बैतूल में हर पंचायतों में गौशाला बनाई जाएगी और दूध खरीदने पर सरकार इन्हें बोनस देगी। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। उनके सभी धाम जगमगाएंगे। 346 करोड़ 88 लाख के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। प्रत्येक पंचायत भी गौशाला बनाने जाए तो गौशाला की प्रति गाय की अनुदान की राशि हमारे द्वारा डबल कर दी गई है।
और अगली खबर दिल्ली से है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को समय पर खाद और बीज मिलेगा। देखिए, ये IBC 24 ने सवाल उठाया था और उन्होंने ये बात कह दी है। उपलब्धता के बाद मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि किसान तक सीधा खाद और बीज पहुंचे। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिली, IBC 24 ने यह कहा कि देखिए, अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। डबल क्या, ट्रिपल इंजन किसानों के लिए। भाई, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की, जो कहते हैं कि दोगुनी आय करेंगे, और फिर यहां पर डॉक्टर मोहन यादव जो किसानों के हित की बात करते हैं, और शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद हमने ये प्रश्न उठाया जब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने कि अब तो कम से कम किसानों को खाद के लिए लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। ऐसा होता था कि 4 बजे, 3 बजे, रात 2 बजे से लाइन लगनी पड़ती थी। और बहुत जगह तो हमने तस्वीरें देखी कि लोग अपने सामान रख देते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं बेचारे 1-2 दिन से। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह नहीं चलेगा, समय पर खाद और बीज मिलेगी। मानसून कई राज्यों में आ चुका है, कई जगह आने वाला है। मानसून सामान्य रहने की संभावना है। अच्छे बीज किसान को समय पर उपलब्ध हो जाए और नीचे भी वितरण का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ऐसा हो कि किसान तक ठीक से पहुंच जाए। अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है वो भी आपने दर्शकों को बता दें। बलौदाबाजार हिंसा पर सियासत अभी भी जारी है। गुरुवार को कांग्रेस की जांच टीम बलौदाबाजार पहुंचकर गिरौदपुरी धाम और संयुक्त जिला कार्यालय का जायजा लिया। शुक्रवार को कांग्रेस की डेलीगेशन टीम बलौदाबाजार पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी के चीफ दीपक बैज ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कई निर्दोष लोगों को पकड़ ली है जो घटना में शामिल नहीं थे। भाजपा की जांच समिति को लेकर कहा कि बीजेपी को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए पार्टी स्तर पर जांच टीम गठित कर ली गई है। इधर बिल्हा से बीजेपी विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सीधी लड़ाई में भाजपा से हार गई है, इसलिए प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसी तरह से एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को जलाने का काम कर रही है? इस निंदनीय घटना को अगर बेहतर ढंग से यहाँ का प्रशासन ठीक कर लेता, खोजबीन कर लेता, सही आदमी को पकड़ लेता, तो शायद ये अवसर नहीं आता। जा करके भड़काने का काम किया गया, वहाँ पर लोगों को उचकाने का काम किया गया। प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सीधी लड़ाई में कांग्रेस हार गई है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से वहाँ नेता का जमावड़ा लग रहा है, शांति व्यवस्था के लिए उनको स्थापित करने के लोगों से अपील करने चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत ही विनम्रता से एक सवाल है, अगर कोई अराजकता फैला रहा है तो उसे जेल में डालिए ना। किसने मना किया है? सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, उन्हें जेल में डालिए, सबक सिखाइए, क्योंकि वक्त यही है और आप सिर्फ बयानबाजी दे रहे हैं, यानी बयानबाजी कर रहे हैं। बलौदाबाजार हिंसा पर राज्य विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस गौतम बादुड़ी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और राहत देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को निर्देश दिया है। जस्टिस बादुड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर निर्देश दिए हैं कि हिंसा और आगजनी में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिन्हें चोट आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति और अंतरिम राहत दी जाए। साथ ही जो कीमती दस्तावेज बर्बाद हो गए हैं उसे फिर बनाने के लिए प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित किए जाए। आगजनी में जले वाहन मालिकों पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करके दावों का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिंसा के कारण सदमे के शिकार व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसलिंग की व्यवस्था कराने और घायलों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम लेके चलते हैं। रतलाम के जावरा में
मंदिर परिसर में गोवंश के अवशेष फेंकने वाले आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जावरा पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपी मोहम्मद और कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। ये नाम है, मैं तो बता रहा हूं। जिसके बाद आरोपियों के मकान के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज सिंह समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार की सुबह जावरा के महादेव मंदिर में 2 आरोपी गोवंश के अवशेष फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद यहां तनाव का माहौल था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने 4 लेन पर घंटों जाम लगा दिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, तब जाकर कार्रवाई हुई। आरोपी 2 हैं और दोनों को अभिरक्षा में लिया गया है और दोनों से पूछताछ चल रही है। और इनका बैकग्राउंड जो है, एक 19 साल का है और एक 23 साल का लगभग है। ये किसी के बहकावे में आ गए हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या अलर्ट मोड पर है। राम मंदिर समेत तमाम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एसएसपी राजकरण नैयर ने एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीनियर अधिकारियों की अगुवाई में कई टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में सुरक्षा संभालेंगी। अलग अलग जोन में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला पुलिस के अलावा पीएसी की भी कई कंपनियों को यहां तैनात किया गया है। सीसीटीवी के जरिए गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यदि अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। इस क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से देखा जाता है, जिससे जो भी हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे जो भी लोग लगे हुए हैं उनको तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस पर आगे कार्रवाई की जाती है। अब आपको दतिया लेकर चलते हैं, जहां पर 2 अज्ञात लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया है। हमले में युवक घायल हो गया है, इलाज जारी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं आरोपी, यानी इन्हें पहचान तो लिया जाएगा और ये जेल भी जाएंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं वो लोग जिन्होंने चाकू से हमला किया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की साल 2022 की परीक्षाओं में होल्ड किए गए 13% पदों पर नियुक्तियों का रास्ता क्लियर हो गया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता जिन्होंने अपने सिलेक्शन के लिए याचिका दायर की थी, उन्होंने परीक्षा में पास होने लायक मिनिमम मार्क्स भी हासिल नहीं किए थे। याचिका खारिज होने के बाद प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय ने राज्य सरकार को यह अभिमत दिया है कि वो परीक्षा में होल्ड किए गए 13% पदों पर नियुक्तियां दें। आपको बता दें कि साल 2022 में प्रदेश के 37 विभागों में 35,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा ली थी। इसके 13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों का रास्ता क्लियर हो गया है। साथ की बड़ी बात के बाद अपने दर्शकों को हम छत्तीसगढ़ी भाषा में उनका बुलेटिन यानी हमर बानी हमर गोठ दिखाते हैं।